आज बात करते हैं हम कक्षा 9 समकालीन भारत। अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो मेरा अनुभव कहता है कि इस पाठ को समझने में कक्षा 9 के बच्चों को बड़ी समस्या आती है। तो कृपया इस जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें तो काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, ये अध्याय का नाम भारत का भौतिक स्वरूप, और जैसा आप जानते हैं भारत को भौतिक स्वरूप का मतलब यह है कि भारत में कितने प्रकार की भौतिक स्थलाकृतियाँ जो बड़े स्तर पर पाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, नदियाँ हैं और पठार है, थार का मरुस्थल है। तो ये इनमें से जो बड़े बड़े स्तर पे जो आकृतियाँ पाई जाती हैं वो कहलाती हैं, वो उनका वर्गीकरण हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 भौतिक प्रदेश भारत के मैं यहाँ आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये नीली जो लाइन है, यहाँ पे मैंने ये 6 भौतिक प्रदेशों को प्रदर्शित कर रहे हैं हम। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को मैं आपको नक्शे में और एक बार आगे बढ़ने से पहले प्रदर्शित कर देता हूँ। ये जो भारत का नक्शा है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं 6 भौतिक प्रदेशों को, उसके बाद हम आगे बात करेंगे एक एक की। पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है, मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत है। तो देखिए, ये जो लाल रंग का क्षेत्र है, जहाँ लाल रंग से डॉट डॉट करके या लगातार कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ये क्षेत्र हमारा कहलाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। लाल रंग से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये मैंने भी इसको चारों तरफ से गोला करके दिखाया है। फिर से मैं आपको प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, ये यहाँ ये वाला पूरा जो हिस्सा है, ये कहलाता है हिमालय पर्वत। दूसरा हमारा भौतिक प्रदेश है, वो है उत्तर का मैदान। देखिए, यहाँ ये उत्तर के मैदान है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बने हैं हिमालय के द्वारा लाई गई हुई, हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई हुई मिट्टी से। फिर इसको देखिए, ये उत्तर का मैदान हो गया। फिर हम बात करते हैं थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल। तो देखिए, ये वाला हिस्सा है, ये हो गया भारतीय महामरुस्थल लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये पठारी, इसमें देखिए ये जो लाल रंग से जो क्षेत्र दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारा ये क्षेत्र भी और इधर भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे तटीय मैदान। तो तटीय मैदान भारत में 2 तट हैं, पूर्व तट और पश्चिम तट। दोनों मैदानों की हम बात करें तो यहाँ ये जो लाल रंग की लाइन बनी हुई है और इधर ये कटी फटी लाल रंग की लाइन बनी हुई है, ये इनके और समुद्र के बीच का जो सकरा हिस्सा है, ये बीच का सकरा हिस्सा, ये कहलाता है मैदानी प्रदेश। ये वाला हिस्सा ये कहलाता है तटीय मैदानी प्रदेश। तो देखिए, ये 2 हैं, ये 1 और ये 2। तो पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय मैदान इनको कहते हैं। ये पश्चिम तटीय मैदान है, ये पूर्व तटीय मैदान है।
दोनों को मिला के हम तटीय मैदान या तटीय प्रदेश कहते हैं। तो ये 4 भौतिक विभाग हो गए, आप गौर करें। 1, 2, 3 और ये तटीय मैदान मैंने बताए थे 4, थार का मरुस्थल मैंने आपको बताया था 5, और छठा हमारा जो विभाग है वो बचा है ये 2 द्वीप समूह, यहाँ लक्षद्वीप समूह, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सबको मिला के हम कहते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो ये 6 भौतिक प्रदेश हैं। ये छठा जो है ये 2 हिस्सों में है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस तरह से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए इसी नक्शे में गौर करें आप, इसी मानचित्र में यहाँ आपको कुछ दिख रहा है ऊंचाई के बारे में, जहाँ ये जो सबसे गहरा जो कलर है इस मानचित्र में वो 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई को दिखाता है, और इसके बाद ये जो कलर है ये 600 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई को दिखाता है। इसके बाद हम बात करें तीसरे वाले हिस्से की, तो ये 300 से 600 मीटर की ऊंचाई को दिखाता है। ये वाला जो हिस्सा है 0 से 300, 0 से 300, और ये जो लाल रंग की डॉट्स हैं, लाल रंग की लाइनें हैं, ये दिखाती हैं पर्वत श्रेणियों को। तो यहाँ देखिए पर्वत श्रेणियाँ आपको बहुत सारी यहाँ दिख रही हैं, काफ़ी सारी, ये भी दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं। तो ये सब लाल रंग की लाइनें किसको दिखाती हैं? भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों को। आगे हम बात करें इन 6 भौतिक प्रदेशों में से एक एक का अगर हम वर्णन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत है, यानी पृथ्वी की 2 प्लेटों में वलन पड़ने से आपस में जब प्लेटें टकराईं तो बीच में जो टिथ सागर था उसके बीच में से ऊंचे उठ जाने से, उसमें वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको वलित पर्वत कहा जाता है। ये नवीनतम, संसार के नवीनतम यानी सबसे बाद में बने हुए पर्वतों में से एक है। आगे हम बात करें हिमालय पर्वत की कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो 2400 किमी की ये लंबाई में फैले हैं, लगभग 2400 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसकी विशेष बात यह है कि चौड़ाई जो है इसकी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किमी तक और अरुणाचल में केवल 150 किमी है। अब देखिए ये नक्शा जो है इसमें देखिए आप, ये वाला हिस्सा यहाँ ये 400 किमी है, और इधर जब दूसरी तरफ हम बात करें अरुणाचल की, यहाँ सिर्फ 150 किमी, इस हिस्से में केवल ये 150 किमी। तो देखिए इसकी लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है उसमें जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जब हम चलते हैं तो काफ़ी अंतर है। इसके बाद हम बात करें हिमालय की अन्य विशेषताओं की, तो इसमें बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ यानी गहरे खड्ड जो होते हैं, गहराई या नीचाई वाला क्षेत्र घाटी कहलाता है। अब देखिए अब इसका उत्तर से दक्षिण हम वर्गीकरण करते हैं, तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर का जो सतत श्रृंखला है वो कहलाती है महान हिमालय। ये वाला जो हिमालय क्षेत्र है, सबसे ऊपर वाली जो लाल लाइन है जो लगातार है, ये महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ कह रहा है ये कि सबसे अधिक सतत यानी लगातार है, बीच में टूटी फूटी नहीं है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर यानी चोटियाँ हैं। तो देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर यहाँ कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व के किसी भी पर्वत में इससे ऊंची चोटी नहीं है। हालांकि ये भारत में स्थित नहीं है, नेपाल देश में स्थित है, लेकिन हिमालय पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8800
48 मीटर। तो ध्यान रखें बच्चों, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम बात करें कंचनजंगा। अगली जो चोटी है वो है कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,598। इसके बाद मकालू, ये नेपाल में है, इसकी 8,481 ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में है, 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हम और आगे बात करें नंगा पर्वत। नंगा पर्वत देखिए, इसकी ऊंचाई है भारत में है 8,126। अन्नपूर्णा की हम बात करें तो अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,878 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट भारत में 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नामचा बरवा की अगर हम बात करें तो नामचा बरवा जो पर्वत चोटी है वो है 7,756 मीटर। और एक और चोटी यहाँ दे रखी है गुरुला मंदाता। तो गुरुला मंदाता नेपाल में है, 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब महान हिमालय की हम बात कर रहे हैं। महान हिमालय जो है असममित है और ये जो इसका क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है। 12 मास ये बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय में हमेशा बर्फ रहती है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानी मैं आपको समझा दूं कि आपने पानी की नदियां देखी हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि बर्फ़ की भी नदियां होती हैं। बर्फ़ की नदियां जो पहाड़ी क्षेत्रों में बीच में गहरी गहरी नदी घाटियां होती हैं, उनमें लंबे दूरी तक बर्फ़ जमी रहती है, जिनको हम बर्फ़ की नदी कहते हैं। इन्हीं से पिघल के और 12 मास हमारी जो 12 मासी नदियां हैं उनमें पानी आता रहता है। हिमालय पर्वत पे ऐसी बहुत सी हिमानियाँ हैं, जैसे गंगा जो नदी है वो गंगोत्री नाम की हिम नदी से, या गंगोत्री ग्लेशियर भी इनको अंग्रेजी में कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से वो नदी निकलती है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालय, अभी मैंने बताया गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो नदियाँ निकलती हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके बाद हम बात करें हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें दूसरी जो श्रृंखला है, यहाँ नक्शे में हम देखें तो यहाँ ये जो दूसरे नंबर पे जो श्रृंखला है, ये कटी फटी, इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है और इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी में पाई जाती हैं। बीच वाले जो हिमालय का भाग है जिसका नाम है हिमाचल हिमालय। और अगर हम बात करें तो मसूरी नैनीताल रानीखेत आपने देखा होगा, इनके नाम सुने होंगे, ये भी इसी श्रृंखला में स्थित हैं। हिमालय की तीसरी और सबसे बाहरी श्रृंखला की बात करें हम, जिसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी और ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के 1100 मीटर के बीच है। तो देखिए ये तीन भाग मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ये वाला जो भाग है, ये सबसे ऊपर, ये कहलाता है महान हिमालय और यह हिमाद्री हिमालय इसको कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है और सबसे नीचे वाला जो भाग है
वो है शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग हो गए इसके। इसके बाद हम इसका वर्गीकरण अन्य तरीके से करें तो ये देखिए, हिमालय को 4 भागों में इस तरह से पूर्व से पश्चिम भी इसको बांट सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस वाले हिस्से को पंजाब हिमालय, इस वाले हिस्से को कुमायूं हिमालय। ये पंजाब हो गया, ये कुमायूं हो गया। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये हो गया नेपाल हिमालय और ये हो गया असम हिमालय। इस तरह से हम इस भारत के जो हिमालय पर्वत है इसको पूर्व से पश्चिम भी 4 भागों में बांट सकते हैं। फिर से मैं नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 जो है ये है पंजाब हिमालय, ये नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 असम हिमालय। इसके बाद हम दूसरा जो वर्गीकरण था उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये महान हिमालय, ये हिमाचल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। इस तरह से 3 श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण 3 भागों में इसको बांट सकते हैं हम, और पूर्व से पश्चिम इसको 4 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए, हिमालय पर्वत से बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिसमें गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो जारी कर दिया है अपवाह के नाम से। अपवाह वाले चैप्टर में आप इन नदियों के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद ये पहला भौतिक प्रदेश हुआ हमारा 6 में से हिमालय पर्वत या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम इसको कह सकते हैं। अगला है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान की अब हम बात करेंगे तो देखिए, उत्तरी मैदान 3 नदियों से बना है। कितनी नदियों से बना है? 3 नदियों से, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये जलोढ़ मृदा शब्द को समझ लें। जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो जल के द्वारा लुढ़का कर लाई जाती है। देखिए, जल के द्वारा लुढ़का कर या जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो ये जो मैदान है, लाखों वर्षों तक हिमालय से जो नदियां आ रही हैं, लाखों वर्षों से अपने साथ मिट्टी को लेके आ रही हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। गिरिपाद एक शब्द आया है यहाँ। गिरिपाद किसे कहते हैं? पर्वतों के सबसे निचला भाग। पाद यानी पैर होता है, गिरि यानी पर्वत होता है। पर्वतों के पैर यानी सबसे नीचा भाग कहलाता है गिरिपाद। तो गिरिपाद में लगातार इसकी मिट्टी इकट्ठी होती रही है, नदियों के द्वारा लाई गई, और उसी से किसका निर्माण हुआ? उत्तरी पर्वतीय मैदान का। इसके बाद हम बात करें, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी है। हिमालय पर्वत का विस्तार 7 लाख वर्ग किमी है। 2400 किमी लंबा और 240 से 320 किमी यह चौड़ा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें पाई जाती है, और भारत में सबसे ज़्यादा घना बसा क्षेत्र है हिमालय उत्तरी पर्वत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसके बाद हम आगे बात करें दोआब। अगला शब्द है दोआब। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि, यानी 2 नदियां जहां मिलती हैं या 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। आब यानी जल होता है। तो जैसे पंजाब के बारे में इसमें समझा रखा है, पंज प्लस आब यानी 5 नदियों का क्षेत्र होने के कारण पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। अब देखिए, इसको भी उत्तर के मैदान को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, और ये बना है सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा। अब इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। गंगा का मैदान, यह घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है।
घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तीसरा क्षेत्र। तो इस तरह से उत्तरी पर्वतीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मैं आपको नक्शे में भी क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। अब देखिए, इधर जो 1 नंबर पे जो है ये क्षेत्र है सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ। ये नंबर 2 गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और इधर ये तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ क्षेत्र। तो इस तरह से उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, ये कुछ एक शब्द और रह गए हैं। खादर और बांगर क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। कोई नदी में जब जल आता है और जब जल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये अपने साथ में जो मिट्टी लाती है उसको अपने आसपास के किनारों पे हर साल बाढ़ की वजह से हर साल छोड़ देती है, और ऐसी ताज़ा मिट्टी जो हर साल आती है इसको खादर कहा जाता है। नदियों के द्वारा लाई गई ताज़ा या नवीन मिट्टी को खादर। और कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में जो बाढ़ आती है, एक भयंकर बाढ़ आती है और नदी का पानी बहुत दूर तक यहाँ तक पहुँच जाता है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को यहाँ छोड़ देता है। तो काफ़ी सालों तक फिर यहाँ बाढ़ नहीं आती, तो ये जो मिट्टी है ये पुरानी हो जाती है और इस पुरानी जलोढ़ को ही बांगर कहा जाता है। बांगर। तो नवीन जलोढ़ क्या कहलाएगी? खादर। और पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है। तो ये जो खादर है ये हर साल नहीं आती है, तो ये उपजाऊ होती है। तीसरे भौतिक प्रदेश की हम बात करें, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? लावा से बना हुआ है। ये बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो काफ़ी सालों तक, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि उसमें उद्गार होता रहा और उससे लावा निकलता रहा, और उस लावा के निकलने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है। अब इसके भी 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यानी मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार नामक 2 भागों में इस प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ नक्शे की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मध्य उच्च भूमि और ये दक्कन का पठार, इस तरह से इसको बांटा गया है। तो यहाँ हम देखें नक्शे में तो विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अरावली पर्वत भी है इसमें। और इधर हम बात करें तो ये पूरा पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश में और मध्य उच्च भूमि में इस भाग को बांटा गया है। इसके बाद हम बात करें हिमालय, इसमें प्रायद्वीपीय पठार के अगली स्थिति की, तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, नर्मदा नदी। अब यहाँ ऐसी 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। बंगाल 2 बड़ी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर को ले जाती हैं। अन्य नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदियाँ हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाते हैं। तो मध्य उच्च भूमि ही इसका कारण है। ये भूमि बीच में से ऊंची उठी हुई है, इसमें सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत हैं। तो इनके बीच से कुछ घाटियाँ अरब सागर की तरफ इन 2 नदियों को ले जाती हैं। नाम है उन नदियों का नर्मदा और तापी नदी। इसके बाद हम बात करें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, मालवा का पठार। यहाँ इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी ये भारत के नक्शे में हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जाती हैं इस तरह से।
इधर इनकी दिशा होती है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का चित्र भी आपके सामने दे रखा है। पठार का जो दक्षिणी भाग है वो त्रिभुजाकार है, यानी इस आपने देखा होगा भारत के नक्शे को, भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है, तो ये त्रिभुजाकार हुआ, इस तरह का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, देखिए महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं, और मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी आदि भी इसी के भाग हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नामक दो पर्वत भी यहाँ उच्च पर्वत पाए जाते हैं, और इनमें 3 महत्वपूर्ण घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये भी इन पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की स्थिति समझ लें हम। देखिए ये पश्चिमी घाट है, ये जो लाल रंग की लाइन है, और इधर की साइड जो लाल रंग की लाइन है पूर्व की साइड, ये पूर्वी घाट है। ये ऊंचे पर्वत हैं, और ये समुद्र के किनारे होने के कारण इनको पर्वत न कहकर घाट कहा जाता है, क्योंकि कुएं के किनारे जो पहले घाट होते थे, ऐसे इन समुद्र के किनारे होने के कारण इन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ जो नदियाँ पाई जाती हैं वो 12मासी नहीं है, उनमें मौसमी नदियाँ होती हैं, उनमें 12 मास पानी नहीं रहता। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। यानी हम ऊपर से, भारत के नक्शे में ऊपर से नीचे इस तरह से जब उतरते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई यहाँ ज़्यादा है और इधर कम है। इस भाग के शिखर ऊंचे, यहाँ जो ऊंचे शिखर हैं वो है अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूँ मैं। ये पश्चिमी घाट है और इधर ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दूसरी इसकी ऊंची चोटी वो है डोडा बेटा 2633। और अब दूसरे हम पूर्वी घाट की बात करें, ये पश्चिमी घाट की तो अनाईमुड़ी और डोडा बेटा हो गई, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ध्यान रखें बच्चों इन चोटियों को कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरॉय तथा जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं, जावेड़ी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। उडगमंडलम, ऊटी शहर का अगर आपने नाम सुना हो, ये एक पर्यटन स्थल है, घूमने लायक स्थल है। और इसके अलावा कोडई कनाल भी यहाँ स्थित है। ये सब पहाड़ी नगर हैं, दोनों ही इसी दक्षिण के पठार के में स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्कन ट्रैप, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से, इसलिए इसे सेल आग, वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपवर्तन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। यानी ये जो मिट्टी है वो लावा से बनी है। लावा जो ज्वालामुखियों से निकलता था, काले रंग का होता था, जमने के बाद जब ये धूप और बरसात में पड़ा रहा तो इसमें अपवर्तन होता रहा और ये टूट फूट के इसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और हम आगे बात करें भारतीय मरुस्थल, अगला जो भौतिक प्रदेश है वो है भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल की हम बात करें तो हम राजस्थान में ज़्यादातर इसका हिस्सा स्थित है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है, कुछ पंजाब और गुजरात में भी है, लेकिन अधिकतम हिस्सा इसका भारत के राजस्थान में स्थित है। इसलिए राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रेत के टीले या मरुस्थलीय प्रदेश ज़्यादा स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी। ज़्यादातर नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं, इसलिए ये पानी की कमी इस क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत कम बरसात होती है। यहाँ जो आधे चंद्रमा के आकार के जो टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार, उन टीलों को बरखान कहा जाता है।
ये लिखा हुआ है बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला। इसके बाद अंतिम जो हमारा भौतिक प्रदेश है छठा, वो है पांचवा, वो है तटीय मैदान। पांचवा तटीय मैदान मैंने आपको समझाया, ये जो भारत का नक्शा है, यहाँ ये पश्चिमी घाट और इधर ये पूर्वी घाट, इन दोनों के बीच अगर हम बात करें तो देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाता है तटीय मैदान। तो इधर वाला पश्चिम तटीय मैदान और ये वाला पूर्व तटीय मैदान, दोनों को मिला के हम तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तरह से ये तटीय मैदान हो गए दोनों। अब ये बहुत ही सक्रिय क्षेत्र हैं। अब यहाँ कुछ इनके तटों के नाम दिए गए हैं, तो इन तटों के नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा कोंकण तट, इसको कोंकण तट, और इधर ये उत्तरी सरकार तट, ये कोरोमंडल तट, और ये सारे इसके तट हो गए। ये पश्चिम जो तटीय मैदान है उसके तटों के नाम। इसके बाद द्वीप समूह, अगला हमारा बिंदु है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह देखिए, द्वीप समूह कौन कौन से हैं। द्वीप समूह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, दो द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं। इनको द्वीप समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक के स्थान पर कई कई द्वीप हैं। जैसे 36 के लगभग द्वीप लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं और 247 के लगभग द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दोनों की स्थिति हम भारत के नक्शे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो है लक्षद्वीप समूह इस जगह पे, और इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको छोटे छोटे बिंदुओं की श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित हैं। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है, इनको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या केवल कुछ ही द्वीपों पे पाई जाती है, सभी द्वीपों पे लोग नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये छठा भौतिक प्रदेश भारत का द्वीप समूह। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है, वहाँ स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यानी ज़्यादातर जो ज्वालामुखी हैं वो भारत के वो निष्क्रिय हैं, उनमें उद्गार नहीं होता है, उनसे ज्वाला नहीं निकलती है। केवल एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन नाम के द्वीप पर स्थित है। तो बच्चों, ये थे भारत के 6 भौतिक प्रदेश। तो ये हमारा अध्याय समाप्त होता है, भारत के भौतिक प्रदेश। तो थोड़ा सा गहन अध्ययन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। धन्यवाद।